Assalamualaikum, dear viewers and my dear students. Today our topic of discussion is political science for BG third semester, Kashmir University, and the topic is given by Rakib Ahmad Zia. The topic is what is comparative politics. So this is the first topic of BG third semester Kashmir University and also for the Cluster University. So today we are going to discuss this comparative politics. What is comparative politics and what is its nature and scope? So dear viewers, हम कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में आपको समझाने का कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है। बेसिकली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इसीलिए हम कहते हैं द टर्म कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एज इज कॉमनली अंडरस्टूड मीन्स द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री। हम इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी बोलते हैं और इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन एक थोड़ी डिफरेंस इसमें है। जब हम कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट तो इसमें हम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को जो है या जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इनको कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वर्ड यूज करते हैं तो इसमें सारी पॉलिटिक्स आती है, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, वोटिंग बिहेवियर, एवरीथिंग। इसलिए कुछ लोग इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो किसी भी स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये या पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे है, मल्टी पार्टी सिस्टम, या जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कंपेयर करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि हम देखेंगे चाइना भी एक स्टेट है, एक कंट्री है, तो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसमें क्या डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि जो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटरशिप का रूल है, और जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और इसी तरह हम देखेंगे चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जबकि इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो लेकिन अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये ग्रीक टाइम जो है, ग्रीक पीरियड, यानी ये जो एरिस्टोटल या प्लेटो का जमाना था तब से ये जो है चला आ रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे, कंपैरेटिव गवर्नमेंट रेफर्स टू द डेलिब्रेशन और स्टडीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट सिस्टम देयर इन ये मैंने भी आपको बता दिया था। तो यहाँ पे हम आएंगे एरिस्टोटल के पास, क्योंकि एरिस्टोटल इज द फर्स्ट फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द कंपैरेटिव मेथड, because he was the first person who studied 158 constitutions of the world. That is why जब हम नेचर की बात करते हैं हम कहते हैं कि politics is a universal activity, because in all walks of life politics plays a very significant role. In a general way, political activity is the activity which occurs in an ordered community and by which disagreements are resolved and transformed into policy. Politics एक universal activity है, और हम जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैन इज अ कंपेयरिंग एनिमल, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अदर फेलो। इंसान जो होता है एक कंपेयरिंग एनिमल होता है जो अपने आप को दूसरे इंसान के साथ कंपेयर करता है। तो जब हम स्टेट्स की बात, पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स को भी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो एरिस्टोटल था, प्लेटो, एरिस्टोटल रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, देयर वर्किंग एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एज दीज ऑपरेटेड इन दोज डेज। जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे, लाइक हमारे पास जो प्लेटो था या हमारे पास जो एरिस्टोटल था, तो ये दोनों ऐसे ग्रेट फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस चीज की इंपॉर्टेंस को जो है महसूस किया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेथड है हमें यहाँ पर जो है इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं बेस्ट तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वी हैव टू कंपेयर
द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री। इसीलिए हम एरिस्टोटल की जब बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने जो किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशन उसको उसने स्टडी किया था, और इसलिए हम कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब हम फेजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज जो है, इन दिस फेज कंपैरेटिव मेथड वाज यूज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन एंशिएंट मॉडर्न टाइम्स। द कंपैरेटिव मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन द 4th सेंचुरी बीसी। ये 4th सेंचुरी बीसी में एरिस्टोटल ने इस मेथड को यूज किया था when he studied 158 constitutions of the world. On the basis of such a careful comparative study, he arrived at certain conclusions, most of which are the true even up to this day. It was in those days that constitutions of Greek city-states were studied and comparative analysis were made. जब हम इसके नेचर या इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो फर्स्ट फेज आता है, और ये फर्स्ट फेज क्या है जिसमें एरिस्टोटल की बात आती है। और एरिस्टोटल जब 4th सेंचुरी बीसी यानी आज से लगभग 2500 साल पहले उसने क्या किया था, 158 कॉन्स्टिट्यूशन उसको स्टडी किया था जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, स्मॉल सिटी स्टेट्स। और फिर उसके बाद उस एक कंक्लूजन पे वो आ गया, जो उसने अखज किया, एक रिजल्ट जो उसके पास आया वो आज भी हमें सही लगता है। दैट इज वाई उसने जो कंपैरेटिव एनालिसिस की थी वही आज तक चली आ रही है। उसके बाद जो है, अगर हम मैकियावेली की बात करें, मैकियावेली जो प्रिंस लिखी है, दैट इज अ गुड ट्रीटीज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव। ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बेहतरीन किताब मानी जाती है। या इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मेथड को यूज किया, जैसे पॉलिबस है, सिसिरो है, या जेम्स ब्रेस है, या फ्रीमैन है। इन सब लोगों ने भी कंपैरेटिव मेथड को यूज किया था। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जो इसका पीरियड आता है, फेज सेकंड। In the second phase, the comparative politics an attempt was made to deeply study political institutions. तो सेकंड फेज में कहा गया कि आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फोकियत दो, क्योंकि जो पहला मेथड था उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया गया था। लेकिन सेकंड फेज में कहा गया जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या जुडिशियरी या जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, इनको स्टडी करो। Though the comparison were made on the approach of governmental institutions more realistic, क्योंकि यही बेसिकली यही चीजें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली एक बुक है, बुक ऑफ लॉज, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं पॉलिटिक्स तो वो गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को स्टडी करना चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रेडरिच एच फाइनर wrote the theory and practice of modern governments and constitutional government and politics। तो ये दो किताबें फ्रेडरिच एच फाइनर ने लिखी, और E.M. सेठ ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ए प्रीफेस लिखा। Their works proved important and made useful contribution in the field of comparative analysis of structures and functions of government। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में है। और इसके साथ अदर सिग्निफिकेंट थिंकर जो है, जो इस टाइम में आए, उसमें जो है सैमुअल बियर है, हैस है, बर्नार्ड और R.C. मैक्रेडिस है, और इन्होंने 1960 में जो है द पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी, तो इनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। देन वी हैव थर्ड फेज। द थर्ड फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिगिन विद द कमिंग ऑफ G.A. Almond and J.S. Coleman, who edited Politics of Developing Areas. During this period, E.R.B. Mahadan wrote Politics of Developing Nations, यानी Politics of Developing Nations जो किताब लिखी गई, या पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया जो लिखी गई, इसमें भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। क्योंकि ये जो हमारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे, इन्होंने जब इन किताबों को लिखा तो इन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स है तो उनको यहाँ पे एनालाइज किया। तो एक नया दौर पॉलिटिकल साइंस में शुरू हुआ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में का, जिसके बाद हमने देखा कि मशरूम ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने जो है इस टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू किया, क्योंकि दैट इट बिकेम ए वेरी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग और एक करंट टॉपिक बन गया इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने, और जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस दौर में आते थे वो इसके ऊपर जो है अपना डिस्कशन करते थे। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप की। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, इसके स्कोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इसको अंडर डिफरेंट हेडिंग्स डिस्कस करेंगे। लाइक पहला जो इसमें है
all political structures. तो मेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंक्लूड्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, गवर्नमेंटल एंड एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल. These structures are directly or indirectly involved in the struggle for power. It is not confined to the study of three forms of government or legislature, executive and judiciary. Along with this, bureaucracy, interest groups, pressure groups, elites, political parties, and all other political groups of human beings forms a part of the scope of comparative politics. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पहले शुरू की थी एरिस्टोटल ने, तो उसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था. लेकिन उसके बाद आज की अगर हम बात करेंगे तो आज जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप, इसका एरिया जो है काफी बढ़ चुका है. आज हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिनको हम फॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, सिर्फ उनको नहीं, बल्कि जो इनफॉर्मल और एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक ब्यूरोक्रेसी है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सारी इन सब चीजों को हम जो है यहाँ पे स्टडी करते हैं. यानी जो भी कोई ह्यूमन बींग्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर आता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स आते हैं, कास्ट ग्रुप्स आते हैं, तो इन सब को यहाँ पे स्टडी किया जाता है. सेकंड इज फंक्शनल स्टडीज. Comparative politics seeks to study more from the functions which constitute the political process and their actual operation in the environment. It studies the functions of interest articulation, interest aggregation, political communication, rule making, rule application, socialization, decision making, policy making and the like. और इसके बाद हम फंक्शनल स्टडीज की जब बात करते हैं कि जो काम होता है, जो ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उन फंक्शंस को भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है. क्योंकि जो हमारे यहाँ हम देखते हैं, लॉ हम बनाते हैं, इंडिया में जो लॉ हम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, या यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, ये भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का के कंपैरेटिव स्टडी के एरियाज में आता है कि कैसे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, कैसे यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, और इसके अंदर कौन सा आपका इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या होता है, लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है. तो इन सब चीजों को यहाँ पे स्टडी किया जाता है और फिर इनको कंपेयर किया जाता है यूएसए के साथ या किसी और स्टेट के साथ. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. Another important part of the scope of comparative politics is study of process of politics. Voting behavior, political participation, leadership, recruitment, elite behavior, mass politics form an integral part of comparative. अब इतना ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल बिहेवियर को भी स्टडी किया जाता है. यानी अगर आपको इंडिया और चाइना या इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करना है, उनकी कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो आपको पॉलिटिकल बिहेवियर, मतलब यहाँ लोग वोट कैसे डालते हैं, किस चीज को लेकर डालते हैं, और अमेरिका में किस तरह से लोग वोट डालते हैं, यहाँ कितना पार्टिसिपेशन लोगों का होता है इलेक्शन प्रोसेस में और वहां पर कैसा होता है, लीडरशिप यहाँ की कैसी है, वहां की कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, और जो बिहेवियर है यहाँ पे एलीट का, जो यहाँ बिजनेसमैन है या अमीर लोग है या जो हायर क्लास के लोग हैं, या जो पॉलिटिक्स यहाँ की है, ये सारी चीजें जो है इनको पॉलिटिकल बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. और उसके बाद हम देखते हैं कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कौन सी चीज यूएसए और हम में कॉमन है, कौन सी चीज चाइना और हम में कॉमन है, और कौन सी चीज जो है किस चीज में हमें डिफरेंस है, ये हमें यहाँ पे स्टडी करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो है वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है. तो क्योंकि हमने इसको बोरो वहीं से किया है, वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स लोग एंजॉय करते हैं और यहाँ पर भी वही फंडामेंटल राइट्स लोग एंजॉय करते हैं. या वहां पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की हम बात करें, सेक्युलरिज्म की बात करें, वो यहाँ पर भी है. तो ये सिमिलरिटी है. और डिफरेंसेस कहाँ पे है, जो वहां का प्रेसिडेंट है यूएसए का, दैट इज रियल हेड, और हमारा प्रेसिडेंट जो है दैट इज नॉमिनल हेड. वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. तो इस तरह से हम सिमिलरिटीज और जो है डिफरेंसेस को भी स्टडी करते हैं. इस स्कोप की हम बात कर रहे हैं. स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स. तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम में सारी चीजें आती है, इसमें गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, जो भी आपको, तो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम स्टडी करते हैं कि हमारे यहाँ का कैसा पॉलिटिकल वेस्टर्न सिस्टम क्या होता है,
इंडियन सिस्टम क्या होता है, नॉन वेस्टर्न क्या होता है, और फिर इनकी कैपेबिलिटीज, इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है दैट इज बेटर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी अच्छी है या मोनार्की सिस्टम अच्छा है? लाइक अगर हम सऊदी अरब और इंडिया को कंपेयर करें तो हम कहेंगे सऊदी अरब में जो है मोनार्की सिस्टम है, तो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो है डोमिनेटेड बाय रिलीजन होता है, तो वो बेटर है कि हमारे यहाँ का सिस्टम बेटर है। तो इनको भी, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देन स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, study of comparative politics demands study of psychological, sociological, economic and anthropological environment. Political scientists have developed concepts like political culture, political socialization, political modernization. यानी अब एनवायरमेंट की बात आती है कि हम एनवायरमेंट को भी स्टडी करते हैं, मगर ये वो एनवायरमेंट नहीं है जो हम साइंस में पढ़ते हैं, बल्कि ये एक कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट है। कि हमारे यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं लगेगा, वहां पे क्लास सिस्टम है जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल जो है स्टडी, इसको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो हम शॉर्ट में कहेंगे द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी ब्रॉड. It includes factors within the purview of political process activities. It seeks to study all mechanisms of politics. Like Gabriel Almond has summarized the new innovations in the discipline of comparative politics. तो जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, like search for more comprehensive scope, search for precision, search for realism, search for new intellectual order. So these four directions have greatly revolutionized the contemporary comparative politics. So this was a brief introduction about the comparative politics. The first question of BA third semester Kashmir University and BA third semester Cluster University, and also for the UG courses of different universities of India, like JNU, like Jamia Millia, like Delhi University, like Jammu University, like Cluster University. तो जितनी भी हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो हम उनको कहना चाहेंगे कि हमने ये जो चैनल शुरू की है राकिब जिया की चैनल, यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस की आपको कोचिंग करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही आपको जो है स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आगे जो है आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। सो ये पहला लेक्चर था आज। इंशाल्लाह इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपनी ओपिनियन जरूर देना। कहीं पे डिफिकल्टी हो, समझ नहीं आया तो हमें बताना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।